वेदिका घर का काम निपटा कर पूरे दिन पड़ी पड़ी ऊब जाती थी। ना तो कोई रूठने मनाने के लिए था और ना ही कोई दिल की बातें करने के लिए। एक दिन तो वेदिका ने सार्थक को सुबह ही पकड़ लिया और बोली, देवर जी, पहले ये बताओ कि आप शादी कब करोगे। अरे भाभी, एक दिन शादी भी हो ही जाएगी। ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो ऐसे कैसे हो जाएगी शादी। मैं कुछ नहीं जानती, मगर आपने जल्दी से शादी नहीं की ना तो मैं घर छोड़कर मायके चली जाऊंगी। उनकी माँ दमयंती बोली, क्या बहू, सुबह सुबह फिर से शुरू। जितना शौक चढ़ा है ना देवर की शादी का, देखना देवरानी आते ही सब रफू चक्कर हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। मेरी कोई बहन भी नहीं है, हमेशा अकेली रही हूँ। चिंता मत करो, चल रही है बात रिश्ते की। क्या जाने तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। और फिर एक दिन वेदिका की मुराद पूरी हुई। सार्थक का रिश्ता सोनिया के साथ पक्का हो गया। फिर एक दिन सोनिया दुल्हन बनकर उस घर में आ गई। वेदिका तो बहुत खुश थी, वह जेठानी जो बन गई थी। अगले दिन कुछ ही मिनटों में वेदिका ने सोनिया को सारा घर दिखाकर घर के सारे काम और रीति रिवाज सब समझा दिए। अरे बहू, तुम दोनों बातें ही करती रहोगी। वेदिका, आज छोटी बहू की पहली रसोई है, इसलिए सोनिया से कुछ मीठा बनवा लेना। जानती हो ना, तुम्हारी पुष्पा चाची नुक्स निकालने के लिए तैयार बैठी रहती है। ये कहकर दमयंती चली गई। सोनिया के पेट में गुड़गुड़ होने लगी, क्योंकि उसे तो मीठा बनाना आता ही नहीं था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ते देख वेदिका बोली, डरती क्यों हो? ये तो तुम्हारी पहली छोटी सी परीक्षा है। दीदी, मुझे मीठा बनाना नहीं आता। तो इसमें चिंता की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं बना दूंगी। बस ध्यान रखना कि रसोई में चाची जी ना आए। अगर उन्होंने मुझे इमरती बनाते देख लिया ना तो घर में महाभारत हो जाएगा। ये कहकर वेदिका इमरती बनाने में लग गई। वेदिका ने इमरती बनाई और सोनिया ने गर्मा गर्म परोस दी। सब मेहमानों ने सोनिया की खूब तारीफ करी, लेकिन पुष्पा ने 2-3 इमरती खाकर माथा चढ़ा लिया और फिर सारी कमियां निकाल दी। इस तरह वेदिका ने सोनिया की पहली रसोई की रस्म को खुद ही कर दिया। शुरू के कुछ दिन सोनिया रसोई से दूर रही, मगर एक दिन तो खाना बनाना ही था। सोनिया सोचने लगी, सबसे आसान काम तो दाल चावल बनाना ही है। एक काम करती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ। लेकिन ये दाल किधर रखी है, नज़र ही नहीं आ रही। माँ जी, ये दाल कहाँ रखी है? मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही। वेदिका से पूछो बहू। सोनिया धीरे से बड़बड़ाई। अरे, इस घर में तो अगर कुछ भी पूछना हो तो वो वेदिका से पूछो। लगता है वही इस घर की मालकिन है। हाँ। तभी पुष्पा चाची आ गईं। सोनिया को रसोई में अकेले काम करते देख पुष्पा सोनिया से बोली, राम राम राम। अभी तो तुम्हारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और तुम्हें अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा है। वेदिका के तो मज़े हैं, बस मीठे मीठे पकवान बनाकर सबका मन मोह लेती है। तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखता। ये बात सोनिया के दिल में घर कर गई और वो सोचने लगी, चाची सही तो कह रही है। इस घर में वेदिका वेदिका होती रहती है, सब उनकी तारीफ करते रहते हैं। मेरी तो जैसे इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। मीठे पकवान बनाकर मीठी बनी रहती है। अब मैं देखती हूँ कि कैसे बनाती है वो मीठे पकवान। उनके मीठे पकवान खट्टे न कर दिए ना तो मेरा नाम सोनिया नहीं। हाँ। कुछ देर पहले ही वेदिका मालपुए का घोल बनाकर रख गई थी। सोनिया ने चुपके से उसमें खट्टा दही मिला दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब मज़ा आएगा जब बनेंगे जेठानी जी के खट्टे पकवान। वेदिका मालपुए बनाकर दमयंती के पास ले गई और कहा, लीजिए माँ जी, आपके मनपसंद मालपुए। दमयंती ने मालपुआ चबाते ही थूक दिया और बोली, अरे बहू, ये मालपुए तो खट्टे हैं। खट्टे हैं? अरे नहीं माँ जी, मालपुए तो मैंने मीठे बनाए थे, फिर खट्टे कैसे हो सकते हैं? वेदिका ने चख कर देखा तो वो वाकई खट्टे थे। उसे लगा कि क्या पता उससे कोई भूल हो गई हो।
तभी कुछ देर बाद सोनिया हलवा बनाकर ले आई। दमयंती खुश होकर बोली, अरे वाह सोनिया, तुम तो बड़ी बहू से भी ज्यादा होशियार हो। कितना अच्छा हलवा बनाया है, वरना बड़ी बहू के खट्टे मालपुए खाकर तो वैसे ही मन बेकार सा हो गया था। अपनी कामयाबी पर सोनिया को बहुत खुशी हुई। आज किसी ने पहली बार उसे वेदिका से अच्छा जो बताया था। अब उसने ठान लिया कि अब वह रोज मीठे पकवान बनाया करेगी। उसके बाद वेदिका जब भी कुछ मीठा बनाती, सोनिया उसमें चुपके से खट्टा दही या नींबू मिला देती। कुछ दिनों बाद दमयंती की शादी की 50वीं वर्षगांठ थी। वेदिका के पति ओम और सार्थक ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी और कुछ करीबी मेहमानों को बुला लिया। बहू, तुम दोनों देख लेना कि खाने में क्या बनाना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे भी वेदिका बहू आजकल पकवान बनाने भूल गई है। मीठा बनाने चलती है और खट्टे पकवान बना डालती है। सोनिया अपनी जेठानी की बेइज्जती से बहुत खुश हुई और बोली, कोई बात नहीं माँ जी, ऐसा भी नहीं है कि दीदी हमेशा खट्टे पकवान बनाती हैं। कभी कभी गलती तो हो ही जाती है। वेदिका ने सोचा, आज ना माँ जी और पिताजी की 50वीं सालगिरह है, क्यों ना मेहमानों के लिए कुछ अच्छा सा मीठा बना कर रख दूं, फिर उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। जब तक दमयंती और सोनिया अपने कमरे में तैयार होकर आईं, तब तक वेदिका रसमलाई और गुलाब जामुन बना चुकी थी। उसने चख कर देखा, सारी चीजें मीठी बनी थी। अब वह बेफिक्र थी। उसे भरोसा था कि पार्टी के लिए ये दोनों मीठे देखकर माँ जी खुश हो जाएंगी। सोनिया ने वेदिका को रसोई में लगे देखा तो पूछा, अरे दीदी, आप तैयार नहीं हुई? मेहमान आते ही होंगे। बस वो मैं मेहमानों के लिए कुछ मीठा बनाने में लग गई थी ना, इसलिए देर हो गई। अभी तैयार होने जाती हूँ। वेदिका गई ही थी कि पुष्पा आ गई और बोली, देखा बहू, आज भी तुम्हारी जेठानी नंबर बनाने में लगी है, इसीलिए तैयार ना होकर रसोई में मीठा बनाने लग गई। और तुम इतनी सीधी हो कि पूछो ही मत। चाची, दीदी की ये चाल मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। न जाने कहाँ से दमयंती ने पीछे से आकर उनकी बातें सुनी और वह हैरान रह गई। वह चुपचाप खड़ी देखती रही। सोनिया ने कहा, लीजिए चाची, मैं इस रसमलाई में खट्टा दही और गुलाब जामुन में सिरका डाल रही हूँ। अब सब मेहमान जेठानी जी के खट्टे पकवान खाएंगे, तब तक मैं कुछ मीठा बना देती हूँ। वह वेदिका के बनाए सामान को बिगाड़ने ही वाली थी कि दमयंती ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से कसकर तमाचा मारा और बोली, तो ये सब तुम करती थी? मैं भी कहूँ कि वेदिका के पकवान हमेशा खट्टे क्यों हो जाते हैं? और पुष्पा, तुम्हारी खुद की तीनों बहुएं तुम्हें छोड़कर चली गईं और अब तुम मेरी बहू को भड़का रही हो। खबरदार, जो दोबारा मेरी बहुओं के आसपास भी दिखाई दी तो चली जाओ यहां से। पुष्पा चुपचाप वहां से भाग गई। और तुम सोनिया, जानती हो वेदिका तुमसे कितना प्यार करती है। उसने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे। एक देवरानी को बहन और सहेली की तरह पाने के लिए वह कितना तड़पी है, मगर तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। तुम उसका प्यार पाने लायक हो ही नहीं। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं चाची की बातों में आ गई थी। अब दोबारा ऐसा कभी ना होगा। वेदिका ये सब सुन और देख चुकी थी। उसे वहां देख सोनिया उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। वेदिका ने कहा, उठो सोनिया, जानती हो मायके में मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम्हें मैंने बहन की तरह चाहा, लेकिन तुम मुझे जेठानी ही समझती रही। दीदी, अब और शर्मिंदा मत करो, मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर। कैसी शर्त? यही कि अब तुम मीठे पकवान अच्छे से बनाना सीखोगी और मेरे पकवान बिल्कुल नहीं बिगाड़ोगी। ठीक है दीदी, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। आप मीठे के साथ साथ ना कुछ खट्टे पकवान भी बनाया करेंगी। वेदिका हंस पड़ी और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद उन दोनों के मन का मैल धुल गया और रिश्तों के खट्टे मीठे अनुभव के साथ वे खुशी खुशी रहने लगी।
हरीश का अपना कारोबार था। भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी शोभा और बेटी कुमुद के साथ उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। कुमुद खाने की बहुत शौकीन थी। उसे हर 15 मिनट बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था। मम्मी, जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत तेज भूख लगी है। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तूने नाश्ता किया था। अभी 10 बजे हैं। खाना बनाने में अभी बहुत समय है। ओ नो मम्मी, इतनी देर मैं भूखी कैसे रहूंगी? कुमुद जब ससुराल चली जाएगी तब भी क्या ऐसे ही पूरे दिन खाती रहेगी? अरे थोड़ा भूख पर कंट्रोल करना सीख बेटी। पापा, मम्मी तो पूरे दिन मुझे खाने के लिए डांटती ही रहती हैं, और आज आप भी। ससुराल में क्या खाना खाने की मनाही होती है? ससुराल के कुछ नियम होते हैं। वहां बड़ों के बाद ही खाना खाना पड़ता है। पूरे दिन खाना खाने वाली बहुओं को भुक्कड़ बहू कहा जाता है। मम्मी, मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं, मगर खुद को नहीं रोक पाती। 1 साल बाद कुमुद की शादी अनुराग से हो गई। उसका ससुराल भी कुमुद के मायके जैसा ही धनी था। कुमुद की सास शकुंतला बोली, बहू देखो, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब कुमुद कैसे कहे कि शादी और गृह प्रवेश की रस्मों में व्यस्त रहने के कारण उसकी आत्मा भूख से सिकुड़ रही है। क्या बात है कुमुद, पेट में दर्द है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है अनुराग। अनुराग जब कुमुद के लिए खाना लेकर आया तब उसकी जान में जान आई। शकुंतला रसोई में अपनी नई बहू के लिए मटर की कचौड़ी बना रही थी, जिसकी खुशबू कुमुद के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। माँ जी, आप थोड़ा आराम करो, रसोई मैं समेट लेती हूँ। ठीक है बहू, मैं कमरे में जाती हूँ। कुमुद तो इंतजार कर रही थी कि कब उसकी सास वहां से हटे और वह अपनी फेवरेट कचौड़ी खाए। शकुंतला के जाते ही वह रसोई में गई और कचौड़ियां खाने लगी। अब उसमें सिर्फ 3 ही कचौड़ी बची थी। शकुंतला ने खाने के लिए जैसे ही कचौड़ी का डिब्बा उठाया, वह 3 कचौड़ी देखकर हैरान हो गई और बोली, कुमुद, मैंने तो डिब्बा भरकर कचौड़ियाँ बनाई थी, लेकिन इसमें तो सिर्फ 3 ही कचौड़ी है। कुमुद ने झूठ मूठ की हैरानी दिखाते हुए कहा, माँ जी, मैं तो अभी रसोई में आई हूँ। मैंने तो डिब्बा खोलकर भी नहीं देखा कि इसमें कितनी कचौड़ी हैं। शकुंतला ने सोचा, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कचौड़ियाँ गई कहाँ? इसी तरह दिन बीतने लगे। खाना बिना किसी के खाए ही कम हो जाता था। अरे वाह, दूध पर कितनी मोटी मलाई आ रही है। मैं खा लेती हूँ, ये तो दोबारा भी आ जाएगी। बहू, हमारे दूध पर बहुत मोटी मलाई आती थी, लेकिन आजकल तो मलाई रहती ही नहीं। माँ जी, लगता है दूध वाला दूध में पानी ज्यादा मिलाता है, इसीलिए मलाई नहीं आती। दूध तो पहले भी आता था, पता नहीं क्या हो रहा है। माँ जी, आज सब्जी क्या बनाऊं? बेटा, फ्रिज में गाजर मटर रखी हुई है, वही बना लो। कुमुद को याद आया कि गाजर और मटर तो जब रात में उसे भूख लगी थी तभी उसने खा ली थी। माँ जी, फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी देख कर आई हूँ। इस घर में क्या हो रहा है? घर में सब में खाने का कुछ सामान नहीं बचता, आखिर चला कहाँ जाता है? माँ जी, मुझे तो लगता है हमारे घर में कोई भूत आ गया है जो सब खा जाता है। चुप करो बहू, ऐसा कुछ नहीं होता। कुमुद मन ही मन खुश हो जाती कि माँ जी को कुछ भी पता नहीं चलता। अब क्या बनाऊं माँ जी? अच्छा, दाल चावल ही बना लो। कुमुद दाल चावल बनाते हुए आधे चावल खुद ही खा गई। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। शकुंतला ने कुकर खोलकर देखा तो उसमें थोड़े से ही चावल थे। वह गुस्से में चिल्लाई, कुमुद, तुमने इतने कम चावल क्यों बनाए हैं? वो माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए थोड़े चावल मैंने खा लिए। तो ज्यादा बनाना चाहिए थे ना। अब सब लोग क्या खाएंगे? मैं और बना देती हूँ, रहने दो, मैं खुद बना लूंगी। क्या करूं, घर में कुछ नहीं है और भूख भी लगी है।
देखती हूँ, शायद रसोई में कुछ हो। यहाँ तो केवल ये नमकीन बिस्किट हैं। लगता है यही खाकर पेट भरना पड़ेगा। अगले दिन कुमुद के मम्मी पापा उससे मिलने घर आ गए। कुमुद परेशान हो गई। नमकीन बिस्किट तो मैं चट कर गई, अब नाश्ते में क्या दूं? उसने उनके सामने खाली चाय लाकर रख दी। शकुंतला नाराजगी से बोली, कुमुद, ये क्या तरीका है? तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं बेटा, चाय के साथ कुछ नाश्ता तो लाकर रखो। माँ जी, वो रसोई में नाश्ता खत्म हो गया है। लगता है इस महीने आप लाना भूल गई हैं। समधन जी, लगता है मुझे अपने घर में कैमरे लगवाने पड़ेंगे। घर में खाने का जो भी सामान रखती हूँ सब खत्म हो जाता है। माँ जी, घर में तो मैं ही रहती हूँ, आपको क्या लगता है कि सब मैं खा जाती हूँ? नहीं बहू, मैंने ऐसा कब कहा? मगर कुछ तो बात है। शोभा की नजर अपनी बेटी पर थी। वो जानती थी कि कुमुद ही भुक्कड़ है, वही सब कुछ खा जाती होगी। एक दिन शकुंतला ने रात में दही बड़े बनाए। अरे माँ जी, ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इतने सारे दही बड़े? हाँ बहू, ये मुझे भी बहुत पसंद हैं। रात में फ्रिज में रख देंगे और सुबह ठंडा करके खाएंगे। दही बड़े फ्रिज में रखकर शकुंतला सो गई। उसने सोचा कि आज नजर रखूंगी कि आखिर घर में से खाने का सामान कौन खाता है। कुमुद को सुबह तक का इंतजार कहाँ था। उसने देखा कि सब लोग सो चुके हैं। वह धीरे से रसोई में गई और दही बड़ों का भगोना निकालकर मजे से खाने लगी। भगोने में कुल 4-5 दही बड़े छोड़कर वह बोली, आह, मजा आ गया। वैसे सासू माँ ने दही बड़े बहुत मजेदार बनाए हैं। भगोना फ्रिज में ही रख देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भगोना रखकर जैसे ही वह पीछे मुड़ी तो शकुंतला को देखकर उसका रंग पीला पड़ गया। माँ, वो मैं पानी पीने। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुंह बंद रखो। मुझे पता चल गया है कि घर का सामान तुम ही खा जाती हो और घर में भूत बताती हो। कुमुद रोकर हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मुझे ना बहुत भूख लगती है। शादी से पहले मम्मी ने समझाया था कि अपने खाने पर कंट्रोल रखना, वरना तुम्हें सब भुक्कड़ कहेंगे। बहू, भूख लगना प्राकृतिक है, इसमें अपना कोई वश नहीं चलता। लेकिन इस तरह खाने से घर की बरकत खत्म हो जाती है। तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ माँ जी, कहीं आप मुझे भुक्कड़ कहो, इसलिए मैं छुप छुप कर खाती रही। आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दो। अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। शकुंतला हंसते हुए बोली, ठीक है बहू, आज के बाद तुम्हें जब भी भूख लगे छुप कर मत खाना। मैं भी आगे से घर में ज्यादा सामान लाकर रखूंगी। तुम मेरी बेटी हो, अगर तुम भूखी रहोगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। कुमुद शकुंतला के गले लग गई और बोली, माँ जी, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं।